and welcome to my channel J Direct Educator। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की 7वां चैप्टर में 10वीं कक्षा की किताब में आप लोगों को नियामक ज्यामिति पढ़ने को मिलेगा। नियामक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम एक वीडियो में इसके जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आप लोग को इसमें ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आएगा और सभी प्रश्नों को इसी आधार पर हम लोग हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नियामक ज्यामिति के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नियामक ज्यामिति जो है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें जो पहला टर्म होता है इसमें होता है किसी भी बिंदु है, किसी बिंदु का नियामक निर्देशांक कितना होगा, मतलब निर्देशांक कितना होगा। तो किसी भी कोई बिंदु जो होता है, जैसे मान लीजिए ये रेखा है और एक रेखा ये है, इसको अक्ष बोलते हैं और इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो किसी बिंदु का पोजीशन क्या है, वो किस स्थिति पर है, संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है, उसको दिखाने के लिए हम लोग नियामक ज्यामिति को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्स को हम लोग, एक्स जो होगा उसको हम लोग भुज कहते हैं और वाई जो होगा उसको कोटि कहते हैं। मान लीजिए कोटि कहेंगे। मान लीजिए कोई बिंदु है जो कि x के सामने यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। मान लेते हैं यहाँ 2 पर कोई बिंदु है, x अक्ष के सामने 2 पर और y अक्ष पर 2 पर है। तो यहाँ जो होगा निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक 2,2 होगा। कहने का मतलब यहाँ x भी 2 है और y भी 2 है। यहाँ निर्देशांक किसी बिंदु का 2,2 आया, x अक्ष पर जो है 2 है, y अक्ष पर भी 2 है, तो भुज भी 2 होगा और कोटि भी 2 होगा। इस तरह से हम लोग भुज और कोटि के बारे में जानेंगे। मतलब x का मतलब समझ जाएंगे, x कहते हैं भुज को और y कहेंगे कोटि को। ये आप लोग को उम्मीद समझ में आ गया। x रहेगा उसको भुज कहेंगे, y को हम लोग कोटि करते हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है और x y में रहेगा, x भुज होगा और y कोटि हो जाएगा। उसका अगला टर्म है x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x, 0 एवं x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। किसी बिंदु का अगर x अक्ष पर देखेंगे, मान लेते हैं ये रेखा है, x अक्ष है, x अक्ष पर किसी बिंदु को लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 ये है। अगर इस बिंदु पर लेते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ तो x भी 0 होता है और y भी 0 होगा। यहाँ x 0 होगा और इस दिशा में चलेंगे तो y हो जाएगा इधर, तो x 0 y 0 होता है। तो यहाँ से x की तरफ जब जाएंगे हम लोग देखेंगे x का, इस बिंदु का निशान निकालेंगे तो यहाँ x जो होगा वो हो जाएगा आपका 3 और y क्या होगा, y हो जाएगा 0। तो हम लोग इस तरह से यहाँ भुज हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगा 0। यहाँ लिखा गया है x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x, 0, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, x, 0 होगा। मतलब x का मान तो होगा लेकिन y जो होगा वो 0 होगा। उसी तरह y अक्ष पर देखेंगे, इसको हटाते हैं, y अक्ष पर देखते हैं। y अक्ष पर उसी तरह देखेंगे तो यहाँ x और y दोनों 0 होता है। यहाँ हो जाएगा y1, y2, y3 अब y अक्ष पर होगा। तो यहाँ y अक्ष पर देखेंगे तो यहाँ 2,0 होगा। इस बिंदु का निशान देखते हैं तो यहाँ x जो होगा वो 0 होगा, y जो होगा 2 होगा। मतलब यहाँ जो होगा, यहाँ भुज जो होगा 0 और कोटि जो 2 होगा वो यहाँ y जो होगा वो 2 होगा। इस तरह से इस बिंदु का निर्देशांक जो है यह आ जाएगा 0,2, यानी 0 हो गया x का निर्देशांक और y जो हो गया उसके बराबर 2 आ गया। तो भुज हो गया 2 और कोटि हो गया, भुज हो गया 0, कोटि हो गया 2। इस तरह से y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक y, 0 एवं y अक्ष का समीकरण जो हो जाएगा x बराबर 0 का, यानी
कि वाई अक्ष पर अगर चर्चा करेंगे तो समीकरण वहाँ x बराबर 0 आएगा। अब देखेंगे हम लोग दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं इसको, कि दो बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये है ये बी है, इन दोनों के बीच का हम लोग को दूरी निकालना हो तो इस मान लेते हैं यहाँ x1 y1 इसका निर्देशांक होता है, इसका निर्देशांक x2 y2 निर्देशांक होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इस दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालने के लिए ए बी बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, दूरी निकालने का फॉर्मूला, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस दूरी सूत्र के माध्यम से हम लोग ए और बी का निर्देशांक दिया रहेगा तो हम लोग दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया दूरी सूत्र। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी किताब में दूरी सूत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि आपको कहा जाएगा कि ये तीन रेखा दिया होगा, ए बी सी, इस तरह का त्रिभुज बन रहा है और तीनों त्रिभुज के जो निर्देशांक त्रिभुज के जो सिरा है x1 y1 ए बी सी, सिरा का निर्देशांक x2 y2 और x3 y3, इस तरह से निर्देशांक दिया रहेगा। आपको पूछा जाएगा कि बताइए ये त्रिभुज जो है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अब तो हम लोग जैसे जानते हैं इसमें दूरी सूत्र के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं किस तरह प्रकार का त्रिभुज है। अगर दो भुजा जैसे कि ए बी का दूरी निकाल लेंगे और बी सी का दूरी निकाल लेंगे, या फिर ए सी का दूरी निकाल लेंगे, अगर तीनों दूरी बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, अगर तीनों दूरी बराबर आता है तो समझ जाएंगे ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। जैसा कि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं आपस में समान होती है, दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, हमें सभी का दूरी पता चल जाएगा। अगर सभी का दूरी बराबर होगा तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे। यदि इसमें दो भुजा बराबर होगा, मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी आया, हमको ए बी बराबर ए सी आता है, तो हम जानते हैं जैसा कि दो वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में समान होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र निकाल करके उस त्रिभुज के प्रकार को बता सकते हैं कि हाँ ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु, जैसा कि हमने पहले बताया आप लोग को कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ पर x भी 0 और y भी 0, भुज भी 0 होता है, कोटि भी 0 होता है। तो कहता है मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला, मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला x स्क्वायर अंदर रूट x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। इसलिए क्योंकि यहाँ जो होगा मूल बिंदु जो है वो है 0 0 हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा मूल बिंदु से निकालने के दूरी निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। ये हो गया मूल बिंदु से निकालने का फॉर्मूला, हो गया दूरी निकालने का। इसके बाद देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला जो विभाजन सूत्र है। यदि कोई दोनों बिंदु है, दोनों बिंदु को कोई तीसरा बिंदु आ रहा है और काट रहा है, मान लेते हैं ए और बी है, दो सिरा है और कोई तीसरा बिंदु आ करके उसको काट रहा है, मान लेते हैं उसको m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है, और इसका जो है निर्देशांक x1 और y1 दिया हुआ है और इसका निर्देशांक x2 और y2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जाएगा बताइए ये जो बिंदु है C, इसका निर्देशांक क्या होगा। यानी C बिंदु जो है वो AB को दो भागों में बांट रहा है, वो m1:m2 में m1:m2 यानी m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है, m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो इसका C का निर्देशांक क्या होगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला होता है x निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा m1x2 जोड़ m2x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह y निकालना है, C बिंदु का निर्देशांक जो होगा x y निकालना है, तो x के लिए हो जाएगा m1x2 जोड़ m2x1 बटा m1 प्लस m2। इस C बिंदु का y का निर्देशांक निकालने के लिए y का हो जाएगा m1y2 जोड़ m2y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र का प्रयोग कर करके कोई भी दो बिंदु होगा उसको तीसरी बिंदु आ करके अगर काटती है, जिस अनुपात में काटेगा, तो अगर अनुपात दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से तीसरे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगला मेरे पास में है
अब हम लोग देखेंगे यदि सी रेखा ए बी के मध्य बिंदु में है तो सी का नियमक क्या होगा। यानी ये सी बिंदु जो है वो मध्य बिंदु हो जाए, यानी बिंदु ए और बिंदु बी के ठीक बीचों बीच में यदि सी बिंदु होगा, यानी ये M1 और M2 जो होगा ये दोनों जो होगा समान अनुपात में बांट देगा सी जो है ए बी को। उस स्थिति में M1 और M2 का मान जो होगा, M1 और M2 का मान क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में हम x का जो मान निकालेंगे, यानी सी बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो उसमें x का जो वैल्यू आएगा वो x1 प्लस x2 बटे 2, और इसी तरह y का सी बिंदु के लिए y का निर्देशांक जो होगा और y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। ये हो गया आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। जब M1 और M2 का मान बराबर होगा, मतलब C जो होगा मध्य में स्थित होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। x के C बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरह से हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तीन बिंदु जब दिया रहा है, ये तो हम लोग देख लिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका, जब हम लोग को उस विभाजन सूत्र से पढ़ लिए। उसके बाद आगे देखेंगे तीन बिंदु ए बी और सी संरेखीय होंगे। अब संरेखीय का कॉन्सेप्ट अलग है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। संरेख जो है, मान लेते हैं ये तीन बिंदु है ए बी सी। इसमें क्या है कि हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं ए का निर्देशांक x1, y1 है, बी का निर्देशांक x2, y2 और सी का निर्देशांक x3, y3 है। तीनों का निर्देशांक हमको दिया हुआ है। अब हमको ये पता करना है क्या ये संरेख है कि नहीं। संरेख कहने का मतलब सबसे पहले समझेंगे। संरेख का मतलब कि वो तीनों बिंदु जो होना चाहिए एक ही रेखा पर अगर हो तो उसको संरेख कहेंगे। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है या नहीं है, इसका हम लोग पता लगाएंगे। इसके लिए कुछ तरीका है, हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तीनों बिंदु दर्शा दिया गया है कि ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3 है। अब हमको ये पता नहीं है कि ये संरेख है या नहीं है, तो संरेख पता करने के लिए यदि हम लोग ए बी प्लस बी सी निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। दूरी सूत्र सबसे पहले जानते हैं आप लोग, दूरी सूत्र से हम लोग ए बी का मान निकाल लेंगे। जब ए बी निकल जाएगा फिर बी सी निकाल लेंगे। दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और ए बी और बी सी निकाल लेंगे। अब ए बी और बी सी जब निकल गया, हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी करेंगे। यदि ए बी प्लस बी सी का मान यदि ए सी के बराबर हो जाए और ए सी का भी मान निकालेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी ये दोनों को निकाल लेंगे और फिर ए सी को भी निकालेंगे। यदि ये तीनों को दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बी निकालेंगे दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, बी सी भी निकालेंगे दूरी सूत्र से और फिर ए सी को निकालेंगे, तो यदि ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के, तो समझ जाएंगे कि ये संरेखीय है। अगर ये बराबर नहीं आता है, मान लेते हैं ये बराबर नहीं आया, तो ये संरेखीय नहीं होगा। कभी कभी सिद्ध करने के लिए देता है, आप तीन बिंदु दिया रहेगा, उसमें सभी का निर्देशांक दिया रहेगा, आपको ये सिद्ध करना होगा क्या ये संरेख है या नहीं है। तो आप इस तरह से ए बी प्लस बी सी या ए की जगह और भी कुछ हो सकता है, तो आप इस तरह से ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आ जाता है तो संरेखीय है, अगर नहीं आया तो संरेखीय नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधित बातें देखेंगे हम लोग। ये है त्रिभुज, त्रिभुज है ए बी सी, इसका सिरा हो गया ए बी सी। इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3। ये तीनों निर्देशांक, ये तीनों सिरा का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, बी का निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है x3 y3। अब यहाँ हम कहा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों सिराएं दिए हुए हैं, अब आप इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस क्षेत्रफल इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऐसे याद करने का सिंपल तरीका इसका ये है कि 1/2 तुम जानते हैं, जैसे कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज क्षेत्रफल, उसी आधार पे 1/2 तो लगा रहेगा। अब है इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो देखेंगे सिंपल, x1 y1 को हम लेंगे x लिए, तो अब हमको लेना है इसका यहाँ x1 लिए, अब लेंगे यहाँ y2 और y3 को, फिर x2 को लेंगे प्लस x1 हो गया तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, फिर x2 को लेंगे तो चलना है इस दिशा में, x1 को लिए तो y2 माइनस y3 हुआ, अब x2 को लेंगे तो y3 माइनस y1 होगा, y3 माइनस y1, अब फिर x3 को लेंगे तो y3 छोड़ेंगे और फिर y1 माइनस y2 होगा। मतलब x1 जब लिए तो y1 छोड़े y2 माइनस y3, और जब फिर x2 लिए प्लस x2 के लिए y2 को छोड़ेंगे y3 माइनस y1, और फिर x3 लेना है तो x3 के लेंगे तो y3 छोड़ेंगे y1 माइनस y2। इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो हमें त्रिभुज का फॉर्मूला भी आसानी से याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग, अब है त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। अब देखेंगे ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसका कह रहा है त्रिभुज के माध्यिका, त्रिभुज का जो माध्यिका होगा ये होगा त्रिभुज के माध्यिका। त्रिभुज के माध्यिका और कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, मतलब इसको कहेंगे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के माध्यिकाओं के केंद्र को हम लोग गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला पूछेगा, बताइए। त्रिभुज का शीर्ष दिया रहेगा, केंद्रक निकालना है, केंद्रक निकालने फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y निकालने के लिए यानी यहाँ x और y होगा, तो y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस तरह से हम लोग त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग त्रिभुज के केंद्रक का भी हम लोग सूत्र देख चुके हैं। आगे देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। समदूरस्थ के बारे में देखेंगे। ये समदूरस्थ क्या है? समदूरस्थ का मतलब होता है, कहने का मतलब कि समान दूरी पर स्थित है, यानी कि 3 बिंदु होंगे और क्या वो तीनों बिंदु किसी एक बिंदु से 2 बिंदु जो होंगे वो समान दूरी पर है या नहीं है। मान लेते हैं जैसे ये बिंदु है, P बिंदु है, P बिंदु है और ये A है और ये B है। ये A का निर्देशांक दे दिया 7,1 और B का दे दिया 3,5, मान लेते हैं। अब कहता है अब P का दे दिया x, y। अब हमको कहेगा कि क्या ये बिंदु समदूरस्थ है या नहीं है, इसका पता लगाइए। तो समदूरस्थ के लिए सिंपल सा बात ये होता है कि ये बिंदु जो होता है P, उससे A की दूरी और B की दूरी समान है या नहीं है, इसी का चेक करते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग AP या फिर AP बराबर BP निकाल लेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, AP निकाल लेंगे और BP निकाल लेंगे, दोनों को बराबर करके देखेंगे। यदि दोनों बराबर आ गया तो समदूरस्थ है, अगर बराबर नहीं है तो वो समदूरस्थ नहीं है। यही होता है, ये समदूरस्थ हो गया, यानी समान दूरी पर किसी बिंदु से दिया हुआ जो सिरा है, जो बिंदु है, वह समान दूरी पर स्थित है या नहीं है, उसी को समदूरस्थ कहते हैं। एक चीज और है, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित इसको देख लेंगे। समत्रिभाजित करने का मतलब होता है A B C D। देख सकते हैं कि सम मतलब होता है बराबर, त्रि मतलब 3, अविभाजित मतलब भाग करना, यानी कि सम त्रिभाजित समान 3 भागों में बटा हुआ होगा तो उसको सम त्रिभाजित करेंगे। हमको चेक करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा
कि दिया गया है कि समत्रिभाजित है, तो आप उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे ए और बी का निर्देशांक दिया रहेगा और बोलेगा कि सी और डी का निर्देशांक निकालिए। उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ समत्रिभाजित जैसे ही बोला, तो जैसे हम देखे थे मध्य बिंदु था ए और बी था, मध्य बिंदु था और ये सी था, तो मध्य बिंदु में वहां M1 जो था और M2 दोनों बराबर हो जाता था। M1 और M2 दोनों बराबर होता था। कहने का मतलब यदि M1 और M2 दोनों 1-1 हो जाता है तो फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, मतलब x के लिए x1 प्लस x2 बटा 2 होता था, y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 होता था। लेकिन समत्रिभाजित में क्या होगा कि यहाँ c का निर्देशांक निकालना जब होगा हमको, तो c का निर्देशांक के लिए देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए एक भाग, फिर एक भाग, फिर एक भाग। तो जब c का निर्देशांक निकालना होगा तो हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो एक भाग ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए हो जाएगा अनुपात 2, यानी M1 का मान हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2। इस तरह देखेंगे तो c का निर्देशांक निकालने के लिए हमको क्या हो जाएगा कि M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 का मान रख देंगे यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि M1 का मान 1 हो जाएगा। c का निर्देशांक निकालने के लिए M1 का मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर c है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है, तो यहाँ M1 का मान 1 होगा। यहाँ देखेंगे दो भाग इधर है, 1 और 2, तो दो भाग है तो यहाँ 2 होगा, तो M2 का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से तो x के लिए हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। यदि y निकालना है इसी का, c का निर्देशांक y निकालना होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। अगर d का निर्देशांक निकाला, ये तो c का निर्देशांक हो गया, यदि हमको d का निर्देशांक निकालना है इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये M1 और M2 का मान बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, d के लिए यहाँ जो होगा इसके पास एक भाग, यानी M2 का मान हो जाएगा 1 और M1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। करने का मतलब M1:M2 जो होगा वो 2:1 हो जाएगा। इस परिस्थिति में x निकालना है, d का निर्देशांक निकालने के लिए x जो होगा M1 x2 जोड़ M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और y के लिए M1 y2 जोड़ M2 y1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ हम देखेंगे यहाँ M1 का मान 2 हो जाएगा और M2 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ M1 जो है 2 भाग हो जाएगा, M2 जो होगा 1 भाग होगा। इस तरह से आप लोग का ये समत्रिभाजित कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को उस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा और आगे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे और कोऑर्डिनेट संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। हर क्वेश्चन का जितने बताए गए हैं सभी का हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाएगा आपको, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आगे आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।